नमस्कार प्रिय बालकों और बालिकाओं, स्वागत है आपका दोबारा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड कि भाई डिमांड होती क्या है ना। पता तो होना चाहिए डिमांड का मतलब असल में होता क्या है। डिमांड मतलब आप सभी को पता है कि डिमांड मतलब एक तरह की इच्छा होती है कि ये मेरी डिमांड है कि आप ये करोगे, ये मेरी डिमांड है आप वो करोगे, मुझे ये मेरी डिमांड है मुझे ये चाहिए। तो डिमांड एक तरह का ऑर्डर ही होता है। पर डिमांड को हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोलते हैं एक तरह से नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, कि क्या ज़रूरत है भाई, क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड है हम जैसे इंडिविजुअल्स की या एक पूरे मार्केट की, क्या डिमांड्स हैं एक इकॉनमी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिमांड का मतलब क्या निकालेंगे यहाँ पर। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी की, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, तो उसकी कितनी क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर एक कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। विलिंग मतलब क्या है, उसकी इच्छा। ठीक है, क्या है उसकी इच्छा, और एबल मतलब हैसियत। अरे क्या हो गया, रुक गया क्या फिर से। हम्म, जल्दी ठीक हो, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ, हो गया। हम्म, एबल मतलब हैसियत। क्या उस पे इतनी पेइंग कैपेसिटी है कि उसकी हैसियत है कि क्या वो खरीद सकता है एट ईच पॉसिबल प्राइस, कि मतलब जितना भी प्राइस हो उस गुड का, इस कमोडिटी का, उस सर्विस का एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर। अभी हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। अ कंज्यूमर इज विलिंग मतलब उसकी इच्छा है वो खरीदने की, एंड एबल मतलब उसकी हैसियत भी है उसको खरीदने की, एट ईच पॉसिबल प्राइस, कि जितना भी उस कमोडिटी का या उसका सर्विस का प्राइस है वो उसकी हैसियत के अंदर है, एंड अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड। अब डिमांड भी भाई दो टाइप्स की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड होती है, एक मार्केट डिमांड। अगर हम हमारी डिमांड की बात करेंगे तो आप अपनी डिमांड की बात करोगे, आप अपने पेरेंट्स की डिमांड की बात करोगे, मैं अपने पेरेंट्स टीचर्स की डिमांड। मतलब क्या है, ऐसे करके एक कलेक्टिव ग्रुप बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। कि भाई एक मार्केट है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स जो है एक मार्केट डिमांड है, तो उसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या चीज़ है, तो उसको हम पढ़ेंगे। और बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसी डेफिनेशन से डिराइव हो जाएगा। अभी हमने यहाँ अ कंज्यूमर की बात करी, तो ये बिल्कुल यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें सिंगल कंज्यूमर की बात करेंगे, सिंगल इंडिविजुअल की। ये जो डिमांड की डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली है इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन, कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर ही आएगा यहाँ पर, सिंगल अ कंज्यूमर। ठीक है, और वहीं अगर हम मार्केट डिमांड की बात कर लें तो वो क्या हो जाएगा, ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है ना, यहाँ हम सारे कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट डिमांड के बारे में। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर। अब यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अगर कहीं इंडिविजुअल डिमांड है तो कंज्यूमर, ठीक है, और मार्केट डिमांड आए तो वहाँ पे ऑल द कंज्यूमर्स। बस इतना सही कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसको और कम करके। भाई प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ है ये एक अलग चीज़ है, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक जगह लाई करेगी, वो मैं बताऊंगा कब। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, अगर हमारा कमोडिटी, इसमें हम क्या ले रहे हैं, जो हमारी कमोडिटी है वो हम क्या ले रहे हैं, गुड एक्स, मैं उसके हिसाब से ही आपको बताऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं गुड एक्स है जो कि हमारा गिवन गुड है। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखनी पड़ेगी। गिवन गुड, अदर गुड,
अ कमोडिटी, ये कब यूज़ करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको याद करके रखनी है और हमेशा दिमाग में बिठा के रखनी है। इसमें हम क्या करेंगे, गिवन गुड क्या है, ये हमारा क्या है, गिवन गुड है, ठीक है। गुड एक्स क्या है हमारा, इस केस में गिवन गुड है, उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है। अब गुड एक्स का जो प्राइस है, मान लो प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, ये पी ज़्यादा ही पूंछ निकल गई इसकी, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है, मान लो वो क्या हो जाता है, इंक्रीज, ठीक है। मान लो इसमें गुड एक्स है जो, कुछ भी मान सकते हो, बिस्किट, ब्रेड, दूध, चीनी, आटा, कुछ भी मान लो आप गुड एक्स को। तो जो प्राइस ऑफ एक्स है वो मान लो बढ़ गया है, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, डिमांड के ऊपर। इसका डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा बिल्कुल उल्टा, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स। अब मैं बताऊंगा मैंने क्वांटिटी डिमांड क्यों लिखा है, सबसे एंड में बताऊंगा, ठीक है। ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। भाई अगर कुछ भी चीज़ महंगी होती है, ब्रेड वगैरह महंगे होते हैं, या फिर कुछ भी सब्जी, मान लो प्याज ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, अगर वो महंगे हो गए तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली क्या है, कम हो जाती है। उसमें किसी और फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राइस अपने आप में ही एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी गुड की डिमांड को बढ़ाने का या घटाने का, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। अब ये बाकी इनको बोलते हैं हम अदर फैक्टर्स। एक तो प्राइस हो गया एक फैक्टर जो होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है, ये हो गए सारे हमारे अदर फैक्टर्स। इसको ध्यान रखना, ये सच्ची में ही बोलते हैं इनको अदर फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या कहें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब हमारा आ जाता है एक सब्सटीट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले हम देखते हैं सब्सटीट्यूट गुड किसको बोलते हैं। सब्सटीट्यूट गुड मतलब वो होता है, सब्सटीट्यूट किसी चीज़ का आपको सुना होगा कि ये मेरा सब्सटीट्यूट है, कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये भी कर सकता है। अगर मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ाना आता है तो एक इकोनॉमिक्स टीचर मेरा एक सब्सटीट्यूट होगा, मान लो कोई भी हो। जैसे अभी जो सबसे फेमस है वो रजत अरोड़ा सर हैं, तो मान लो मेरे मैं उनका क्या हूँ, सब्सटीट्यूट है, या वो मेरे क्या हैं, इकोनॉमिक्स टीचर के सब्सटीट्यूट हैं, कि काम हम दोनों सेम करते हैं ऑलमोस्ट, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है ठीक है। तो क्या हुआ, सब्सटीट्यूट गुड मतलब जो दो ऐसे गुड जो सेम कैरेक्टर्स के हों, सेम चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हम जो लेते ही हैं वो लेते हैं हम कोक और पेप्सी का, ठीक है। एग्जांपल कोक एंड पेप्सी, ठीक है। दोनों सेम है, दोनों काली हैं दोनों ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ठीक है। दोनों ही सेम प्यास बुझाती है, थोड़ा सा हल्का बहुत टेस्ट का डिफरेंस है। तो अब क्या होगा, सब्सटीट्यूट मान लो हमारा इसमें गिवन गुड, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो गिवन गुड है वो है हमारा कोक। अगर कोक का जो प्राइस है, अगर प्राइस ऑफ कोक क्या हो जाता है, इंक्रीज। अगर कोक 35 रुपये से 40 रुपये की हो गई है, पर पेप्सी क्या है, पेप्सी अभी भी 35 रुपये पर है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ पेप्सी डिमांड, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीज ऑटोमेटिकली। क्यों, अगर भाई कोक का प्राइस बढ़ गया है तो कोक महंगी हो गई है, तो अब जिन पे 5 रुपये मान लो पॉकेट मनी में है ही नहीं है, वो कि 35 रुपये से 40 रुपये कर दें कोक के लिए, है ही नहीं उनके पास, उन पे 35 रुपये है, तो वो क्या खरीदने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली पेप्सी खरीदने लग जाएंगे। तो पेप्सी की डिमांड क्या है, बढ़ जाएगी। वहीं अगर मान लो, वहीं अगर पेप्सी कोक की जो प्राइस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो डिमांड फॉर पेप्सी क्या अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगी। अगर पेप्सी 35, कोक जो है 35 से कितनी हो गई, 30 रुपए की हो गई, तो सस्ती हो गई, और पेप्सी उतनी ही रही, तो क्या करेंगे लोग, कोक को और ज़्यादा खरीदने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड का पूरा एग्जाम्पल, ख़त्म यहीं पर। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब साथी एक तरह का, ठीक है। इसको बोलते हैं साथी, कि इसके बिना यार हमारा काम हो नहीं सकता। आपका कोई कोई दोस्त होगा, कोई साथी होगा स्कूल में जिसके बिना आपका मन नहीं लगता होगा, या कुछ भी होता होगा, तो उसमें क्या है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। कि कहते हैं ना भाई, तू तो हमेशा इसके साथ ही दिखता है,
तू तो जहाँ देखो भाई ये तो तेरे पीछे ही रहता है, तो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गई एक दूसरे की, कि भाई ये मेरे साथ ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ऐसे ही गुड्स होते हैं जो साथ में ही काम करते हैं, वरना नहीं काम करते, काम कर ही नहीं सकते वो। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल जो लेते हैं वो होता है कार एंड पेट्रोल। मैं साथ साथ में इनका रिलेशनशिप भी बताता रहूँगा। जैसे इसमें क्या था, प्राइस ऑफ कोक अगर घटता है तो डिमांड क्या, डिमांड पेप्सी की कम होती है। अगर प्राइस ऑफ कोक इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर पेप्सी भी इंक्रीज होता हो जाती है। तो इनका क्या है रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ये एमसीक्यूज के सवाल है कि इनके बीच में क्या है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, तो आपको पूरा कैलकुलेट कि अच्छा इसका प्राइस कम है, तो ऐसे करके थोड़ा याद रखना। ठीक है, अब जैसे हम कार और पेट्रोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सबको पता है अगर प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या है, अगर इंक्रीज हो जाएगा, भाई पेट्रोल महंगा हो गया, तो सबको पता है इसका असर डिमांड फॉर कार्स पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज। कि अगर भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है कि भाई 80 से कुछ सालों में ही, एक साल में ही मान लो 80 से 105 110 पहुंच गया, तो जो हम जैसे लोग हैं, मतलब जो मीडियोकर्स हैं या थोड़े लो इनकम ग्रुप के पीपल हैं, वो क्या करेंगे, जो कार का एक सपना देख रहे थे कि लेने का, कि थोड़े नॉर्मल बजट में सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं, अभी नहीं हम ले सकते हैं बड़ी कार, पर छोटी कार ले सकते हैं क्योंकि काम नहीं चल पा रहा, उसके बिना कहीं फैमिली जा नहीं पा रही, कहीं दूर जाना होता है तो कैब ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रीज़न की वजह से एक आदमी सोचता है कि मैं गाड़ी ले लूँ, पर क्या होता है पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ रहा है कि वो, क्योंकि पेट्रोल तो भराना पड़ेगा, मंथली कॉस्ट होती है कम से कम 4,000 5,000, तो वो सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा कि एक बार फिक्स कॉस्ट उसने कर दी, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी गाड़ी लेने में, वो खड़ी थोड़ी रहेगी या वो पानी वानी से थोड़ी चलेगी, पेट्रोल से चलेगी। तो उसमें क्या है, वो बहुत सोचता है कि भाई पेट्रोल का प्राइस है महंगा होता जा रहा है, और वो एक्सपेक्ट करने लगता है कि और भी बढ़ सकता है, तो वो क्या अपने डिसीजन को अबैंडन कर देता है या बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर देता है। तो इस वजह से डिमांड फॉर कार्स जो है डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या रहा है हमारा रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ा, डिमांड फॉर कार्स कम हुई। पेट्रोल का प्राइस अगर कम होता रहा, मतलब 50-60 पहुंच गया, तो और कार की डिमांड्स क्या है, ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, तो डिमांड की कार्स की डिमांड क्या बढ़ जाएगी। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इसके भी दो सिनेरियो होते हैं। ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के दो सिनेरियो, थोड़े ध्यान से देखना। पहला होता है नॉर्मल गुड, दूसरा होता है इन्फीरियर गुड। ये क्या गोला गोला, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल गुड में कलर टीवी, और इसमें ब्लैक एंड वाइट टीवी। इन्फीरियर गुड मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल गुड मतलब कोई अच्छा प्रोडक्ट होता है, कोई अच्छा सामान होता है अच्छी क्वालिटी का, तो क्या है कलर टीवी ले लिया। इन्फीरियर गुड क्या होता है, थोड़ा सा लो क्वालिटी का, कि भाई इन्फीरियर गुड मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी। मैं वैसे आजकल तो होता ही नहीं है, पर मैं एग्जांपल के उस पर बता रहा हूँ। आप इसको खाने से भी, या भाई मैं वीगन हूँ, मैं नींद में तो डबल उसका फुल क्रीम मिल्क और टोन्ड मिल्क का एग्जाम्पल ज़रूर लेता, पर आप भी उस वो बुक में भी आपको मिल जाएगा, मैं नहीं ले रहा, आई एम सॉरी। ठीक है, तो क्या है, कलर टीवी नॉर्मल गुड है, और इन्फीरियर गुड क्या है हमारा, ब्लैक एंड वाइट टीवी। अब ये बताओ, अगर आपकी इनकम महीने की 10-15 हज़ार ही है, तो आप क्या सोचोगे, एलईडी या बहुत बड़ा ओलेड टीवी या फिर माइक्रो एलईडी टीवी लेने का जो 1,00,000 1,50,000 का होता है, सोचोगे? कभी नहीं सोचोगे ना। तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाओगे, इन्फीरियर गुड की साइड आ जाओगे। पर वहीं आपकी इनकम है 1,50,000 रुपये 2,00,000 रुपये महीने का, तो आप सोचोगे कि आपके घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हो, डब्बा टीवी हो? चाहोगे ना एलईडी हो, बड़ा स्क्रीन का हो, सोनी ब्राविया हो, आराम से प्ले स्टेशन लगा के खेलूँ। ठीक है, तो आप क्या ऑटोमेटिकली आ जाओगे नॉर्मल गुड की तरफ। तो इसमें हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या है, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर इनकम बढ़ रही है इन्फीरियर गुड के केस में, तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड कम हो जाएगा। ठीक है,
दोनों केस में इनकम बढ़ रही है। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं नॉर्मल गुड्स की तरफ ज़्यादा जाऊंगा और इन्फीरियर गुड्स की तरफ क्या है, कम जाऊंगा। पर अगर मेरी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो मैं नॉर्मल गुड की तरफ कम जाऊंगा और इन्फीरियर गुड की तरफ क्या है, ज़्यादा जाऊंगा। तो इसमें क्या हो गया, नॉर्मल गुड के केस में ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनकम बढ़ रही है डिमांड भी बढ़ रही है। पर इन्फीरियर गुड के केस में क्या हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप, कि अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या है इन्फीरियर गुड की, कम हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा इसका एग्जाम्पल ख़त्म यहाँ पर। अब आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के। मान लो दिल्ली भाई अब तो आज की जनरेशन हो, थोड़ी बाद की जनरेशन हो, मैं भी आज का ही हूँ पर थोड़ा सा आपसे पहले का हूँ। तो क्या है, मैं जब 6 7 क्लास में था, मेरे ख्याल से जब मोमोज आए थे दिल्ली में नए नए, शायद इतने का ही होगा। फिर उससे भी पहले 3rd 4th क्लास में था जब मोमोज का आया था नए नए दिल्ली में। तो क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अब क्या हो गया है भाई, दिल्ली वालों का मोमोज के नाम से ही जाना जाता है, छोले भटूरे या मोमोज। मतलब मेन छोले भटूरे तो चलो बहुत पहले के हैं, पुरानी दिल्ली के टाइम से। पर जो मोमोज का जो वो आया था एक एरा, 2000 कितने के करीब होगा आपका, 7 8 के करीब होगा। तो उसमें क्या इतना ज़्यादा होगा कि आज आपको भी पता है, अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली एनसीआर में, तो मोमोज की कितनी ज़्यादा अबंडेंस में डिमांड है। हर जगह ठेली है, हर जगह। तो क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया है। तो इसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी चीज़ के रिगार्डिंग में हमारा पॉजिटिव हो जाता है, बढ़ जाता है। कपड़ों के मामलों में आप कभी देखो, चेक शर्ट चलने लग जाती है तो एकदम से डिमांड चेक शर्ट की बढ़ जाएगी। बैगी जीन्स होती है, बॉयफ्रेंड जीन्स जिसको बोलते हैं, तो वो कार्गो जीन्स होती है तो एकदम उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्या है, कुछ भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में या फैशन में नया आता है, अगर उसकी तरफ आ जाता है वो, तो उसकी तरफ क्या होता है, डिमांड बढ़ी ही जाती है। तो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब एक थोड़ा सा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन द फ्यूचर। सबको याद है प्राइस एक बार इसके प्याज के जो सबसे बड़ा हुआ था कलेश बहुत साल पहले, मतलब 5 6 साल पहले, कि प्याज बढ़ गए, इतने महंगे बिक रहे हैं कि लोग हज़ार हज़ार के नोट दे रहे हैं प्याज खरीदने के लिए। तो उसमें क्या हुआ था, अनियन की क्या हुई थी, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग वगैरह, मतलब लोगों ने क्या करा था, स्टोर करना चालू कर दिया था। तो अगर किसी भी गुड का हमें लगता है कि भाई इसका प्राइस बढ़ने वाला है आगे, अरे सबसे बड़ा एग्जांपल आज के टाइम पर मैं आपको देता हूँ, प्याज व्याज तो छोड़ो आप, सबसे बड़ा एग्जांपल अब आपको भी पता है मैं क्या लिखने वाला हूँ, दैट इज गोल्ड। भैया 1 लाख के करीब पहुंचने वाला है। ठीक है, तो जब 50,000, इसी कुछ साल पहले 2022 के करीब ये था 50,000 के करीब, 50 52, मतलब जब ये बढ़ता था 1,000 2,000, साल में 3,000 तक बढ़ गया। अब क्या भाई, महीने में इतना बढ़ रहा है। तो लोगों ने क्या किया, गोल्ड को ज़्यादा परचेज करना चालू कर दिया कि भाई इसका तो प्राइस बढ़ने वाला है, अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका है। और गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं होती कि बात, प्राइस बढ़ता ही बढ़ता है, घटता तो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में, वो इंटरनेशनल मार्केट्स पे डिपेंड करता है। पर क्या कर दिया लोगों ने, गोल्ड को ज़्यादा परचेज करना चालू कर दिया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, या शादी ब्याह में तो बहुत ज़्यादा चलता है। लोगों ने सोचा कि यार अभी ले लो, बाद में तो बस की नहीं होगा लेना। तो इसमें क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन हो गई कि प्राइस बढ़ने वाला है इसका, तो गोल्ड की डिमांड क्या है, ज़्यादा हो गई। डिमांड फॉर गोल्ड क्या है भाई, बढ़ गई। तो इसका क्या है, रिलेशनशिप। ऐसी केसेस में क्या होता है, ये भी डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, पता है कम हो रहा है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली, कि पता है भाई, अब जैसे कम के केस में मैं ले लूँ, प्रॉपर्टी ले लूँ कहीं की, मान लो कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि डंप यार्ड खुल गया या वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, मतलब वहाँ की जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो ख़राब होना चालू हो गया उस लोकेलिटी का। तो जहाँ जिसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पर वो क्या करेगा, निकालना चालू कर देगा कि यार ये जगह ना रहने लायक नहीं है। तो उसके खिलाफ हमारा पता एक्सपेक्टेशन है कि यार इसका भी 1 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड्स गज है, तो ये 80,000 या 70 पे आने वाला है, इससे पहले क्या है बेच दो। ये शेयर्स में भी हो जाता है कि ये कंपनी लॉस में जा रही है, ये कंपनी में घपला हुआ है अभी, तो इसके पक्का शेयर्स गिरेंगे, तो क्या है वो शेयर्स क्या है, बिकने लग जाते हैं, तो कंपनी लॉस में आ जाती है। तो इसमें भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि भाई एक्सपेक्टेशन है इसका प्राइस कम होगा शेयर का, तो लोग क्या है उसको निकाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गोल्ड एंड शेयर्स मार्केट। ठीक है, आई होप बिल्कुल मैंने अच्छी तरह समझाया आपको पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक चीज़ और लिख देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ तो मैंने क्वांटिटी डिमांड लिखा, यहाँ मैं हर जगह डिमांड, ठीक है, यहाँ भी मैंने डिमांड, यहाँ भी डिमांड डिमांड डिमांड, ठीक है, हर जगह मैं क्या कर रहा हूँ,
डिमांड ही लिख रहा हूँ, पर यहाँ मैंने क्वांटिटी डिमांड क्यों लिखा है? तो इसका सबसे बड़ा यही है कि जब भी हम प्राइस ऑफ द गिवन गुड की बात करते हैं तो हमेशा क्वांटिटी डिमांड ही लिखते हैं हम। बाकी अगर हम किसी भी अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डिमांड। ये आपको ध्यान रखना है बस, क्योंकि प्राइस से क्वांटिटी में फ़र्क आता है, ठीक है, बाकियों से भी आता है, पर जो अदर फैक्टर्स होते हैं डिमांड के, उसका प्राइस पे भी फ़र्क आ सकता है और बहुत चीज़ों पे फ़र्क आ सकता है, तो इसलिए हम डिमांड ही लिखते हैं अदर फैक्टर्स के लिए। पर प्राइस जब भी आएगा, और वो भी गिवन गुड का, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी आएगा, जब हम क्या करेंगे? क्वांटिटी डिमांड टर्म को यूज़ करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर आ रहा है क्या ये? आई होप क्लियर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। स्क्रीन ठीक है ना भाई? अब तो वीडियो के बाद ही पता लगेगा, छोड़ो, अब तो जो हो गया सो हो गया। डिटर्मिनेंट्स, अभी वो क्या थी? इंडिविजुअल डिमांड थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? मार्केट डिमांड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको बता देता हूँ कि भाई जब भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड के नाम से क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड भी क्या है? मार्केट डिमांड का पार्ट है, जो हमने पढ़े पीछे, ठीक है। ये कितने पढ़ गए हम? 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस जो हैं वो उसमें भी वैलिड हैं, ठीक है। अब हम मार्केट डिमांड में तीन ही फैक्टर्स जो हैं जो इंडिविजुअल डिमांड से अलग होते हैं। सबसे पहले क्या है? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। भाई सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की क्या है? पॉपुलेशन है। तो क्या अगर पॉपुलेशन इसी क्रम में बढ़ती रही हमारी, तो डिमांड भी फॉर गिवन गुड बढ़ता ही रहेगा। तो इसका क्या है? हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब सीजन्स एंड वेदर की बात करें अगर हम, तो सीजन एंड वेदर में क्या होता है? मान लो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में क्या होगा? डिमांड फॉर जैकेट्स या स्वेटर्स, ठीक है, जैकेट स्वेटर्स और कंबल को क्या बोलते हैं भाई? ब्लैंकेट, मान लो वो क्या है? बढ़ जाती है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर रेनी सीजन है, तो क्या होगा? डिमांड फॉर अम्ब्रेला, रेन कोट्स, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये थोड़ा टेक्निकल है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे टेक्निकल है वो मैं बता देता हूँ कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दो टाइप्स का ही हो सकता है। या तो वो इक्वल तरीके से होगा कि मतलब हर किसी को पैसा मिल रहा है एक इकॉनमी में, कंट्री में, कि ज़्यादा गैप नहीं है पुअर और रिच के बीच, सब एक ही क्लास में आते हैं। और एक है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, मतलब हर किसी के पास पैसा होगा, तो डिमांड फॉर गिवन गुड क्या होगी? या किसी भी गुड में क्या बढ़ेगी ही। पर अगर अनइक्वल होगा कि अमीरों को ज़्यादा पैसा है, गरीबों पे पैसा है नहीं, तो डिमांड फॉर गिवन गुड क्या रहेगी? कम ही रहेगी हमेशा, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री में है। ये हमारी सिचुएशन है फिलहाल के लिए। दिस इज़ आवर सिचुएशन इन आवर कंट्री, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और ठीक है, ये याद रखना अपना कि जो इंडिविजुअल डिमांड के हैं वो भी इसी का पार्ट है। डिमांड फंक्शन क्या होता है? अब डिमांड पढ़ ली कि ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट गिवन प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड। तो इसी को हम एक फंक्शनल वे में लिख देते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब गिवन कमोडिटी, एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, ठीक है। तो इसमें क्या हम दो केस बनाएंगे और बहुत ही ईजी है कि इंडिविजुअल डिमांड अभी हमने पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या थे इसके, तो हम इसको लिखते हैं डी इज इक्वल्स टू एफ। पहले क्या था? प्राइस ऑफ गिवन गुड था, ठीक है। उसके बाद क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में सब्सटीट्यूट था, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, ठीक है। इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड था, इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे, और क्या था? डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस थे, ठीक है। और क्या था हमारा लास्ट? क्या था? एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे टी लिखना है वैसे तो, ठीक है, पर वहीं ये इंक्लूड तो है ही। अब मार्केट डिमांड में क्या हो जाएगा? ये सब
सब चीज़ें यहाँ भी इंक्लूड होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल्स टू एफ, ये वाली चीज़ें प्लस क्या हो जाएगा हमारा, भी क्या पढ़ा हमने, पॉपुलेशन, और उसके बाद हमने क्या, सीज़न एंड वेदर, और फिर क्या हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये प्लस ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब ऐसे ही लिख देंगे हम, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक है, और वहीं पे डिमांड फंक्शन मार्केट डिमांड का क्या हो जाएगा, क्वांटिटी फॉर ऑल कमोडिटीज़ आ जाएगा यहाँ पर। जैसे हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ का आ जाएगा ऑल कमोडिटीज़। ठीक है, अब ये पहले पढ़ाया था मैंने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए। यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये क्लास मेरे को बाद में रिकॉर्ड ना करनी पड़ जाए, तो आप सुनते रहना। शायद मेरे ख्याल से बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है, स्क्रीन में आ रही है, पर आई होप ना आए। मैं थोड़ा ब्राइट कलर्स यूज़ करता हूँ अब और ज़्यादा। ठीक है, अब भाई ऐसे ही डिमांड शेड्यूल होता है हमारा, बिल्कुल सेम। डिमांड शेड्यूल इज़ अ टैबुलर स्टेटमेंट हो जाएगी, ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये सब भाई बातें याद रखना, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन गुड, अदर कमोडिटीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ही सोच समझ के यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम टेबल नॉर्मल एक शेड्यूल क्या बनाएंगे, मैंने क्या कहा था, जब भी हम गिवन गुड के प्राइस की बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अगर मान लो प्राइस 5, 4, 3, 2, 1 हुआ, तो यहाँ पर डिमांड मान लो 5 रुपये पे एक डिमांड थी, तो अब 4 रुपये पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये होगा शेड्यूल इसका। अब इसका शेड्यूल बनाएंगे तो अभी मैंने बताया था कि मार्केट डिमांड का, मार्केट डिमांड में क्या है, प्राइस तो सेम ही रहेगा हमारा। इसमें क्या है, हाउस होल्ड, मान लो इसमें 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल नहीं, हाँ इंडिविजुअल डिमांड आएगी ये। ठीक है, इसमें मान लो हाउस होल्ड्स ए है कोई, ठीक है, तो डिमांड फॉर ए। मान लो ये कोई हाउस होल्ड बी है, तो डिमांड फॉर बी। ठीक है, ये आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, मार्केट डिमांड फॉर गुड एक्स। ठीक है, जिसमें हम ए प्लस बी लिखेंगे, सब यूनिट्स में होगा। मान लो प्राइस वही है कि 5 था, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे हो गया। और ये भी मान लो 2, 3, 4, 5, 6। तो अब मार्केट डिमांड में क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे। 3 हो गया, इसका कितना हो गया, 5 हो गया, इसका कितना 7 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 11 हो गया। ठीक है, तो मार्केट डिमांड क्या है, इन दोनों का कंपोजिशन है। ए और बी का एग्जांपल लिया है, मतलब मार्केट डिमांड में तो बहुत सारे ऑल इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, तो ऑल में क्या एक से ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने 2 का एग्जांपल लिया है, बुक में भी यही गिवन है, तो आप रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट है इसका डिमांड ग्राफ, ओ कर्व, सॉरी, हाँ ग्राफ वही, सॉरी सर। तो डिमांड कर्व क्या है, अभी वो क्या थी, डिमांड शेड्यूल क्या था, एक क्या था, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन था, और डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिमांड शेड्यूल। इट इज़ द लोकस, लोकस मतलब इकट्ठा, एक जगह, ऑफ ऑल द पॉइंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, जो मैंने समझाया, विलिंग इच्छा, एंड एबल टू बाय भी होना चाहिए, एंड एट वेरियस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम डिमांड कर्व बनाएंगे, एज्यूमिंग नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, की भाई अभी के लिए अदर फैक्टर्स में याद है ना कौन से थे, प्राइस के अलावा सारे, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सटीट्यूट, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, पॉपुलेशन, ये क्या है, सारे के सारे अदर फैक्टर्स हैं। प्राइस पे हमारा ये गेम चलेगा सारा का सारा। ठीक है, अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या होगा भाई, ये होता है हमारा कर्व, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, नीचे क्या हमेशा होगा, क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स। ठीक है, यहाँ होगा प्राइस ऑफ एक्स। अब इसका डिमांड कर्व कैसे बनेगा, ये, ठीक है, इसको बोलते हैं डी डी करेंगे यहाँ पर। अभी बताऊंगा कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, अभी हम पढ़ेंगे स्लोप पर। अब ये देख लो कि ये डिमांड
ये एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। अगर वहीं हम एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हो गया हमारा डिमांड ए था, याद है शेड्यूल में जो था, ठीक है। मान लो ये हमारा डिमांड बी थी, डिमांड कर फॉर हाउस होल्ड बी। तो मार्केट डिमांड क्या हो गया, मार्केट डिमांड हो गई ये। अब ये बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये हमारे अगले स्लाइड। अभी तक अब ये समझ लो कि ये है नॉर्मल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, एक ही इंडिविजुअल का ये डिमांड कर्व होता है, ठीक है। ये प्राइस है हमारा, ये क्वांटिटी डिमांड एक्स आती है, और मार्केट डिमांड कुछ इस तरह होता है। अब इसको ध्यान में रखना, लास्ट स्लाइड है और नेक्स्ट स्लाइड है, तो अच्छे से समझना कि ये देखो, और ये थोड़ा सा स्टीपर भी है और ये क्या है, फ्लैटर है। तो मैं बताऊंगा ये फ्लैट क्यों होता है और डिमांड कर्व का भी बताऊंगा। अब हम बात करते हैं स्लोप के बारे में, कि किसी चीज़ का स्लोप क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, कि वो किस रेट पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो हम डिमांड कर्व का पता लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा स्लोप का, चेंज इन, चेंज होता है ट्रायंगल का मतलब, कभी कुछ और समझ लो, चेंज इन प्राइस ऑफ गिवन गुड, ठीक है, मतलब पी ऑफ एक्स अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गिवन गुड, ठीक है। तो ये क्यू डी एक्स हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जो हमारी डिमांड कर्व डी डी जो होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि नीचे की तरफ उसका जो मैग्नीट्यूड है नीचे की तरफ जाता है, दैट इज, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव भी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों, यही बता देता हूँ, मिटा दूंगा फिर। ये हमारा कर्व ग्राफ था, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 0, यहाँ हमने क्या लिखा था, प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड एक्स। अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो प्राइस यहाँ पर कुछ है और, तो ठीक है, तो ये जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर कुछ है, ठीक है, ये मान लो 1 तो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है, कि आपने इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी खरीदी। अब क्या है, प्राइस आपका कम हो गया, प्राइस आपका क्या हो गया, कम हो गया, और आपका कर्व कहाँ था, ये आपका कर्व हो गया, ठीक है। आपका क्या हुआ, प्राइस कम हुआ, प्राइस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ गई यहाँ से यहाँ पर। तो अब मुझे ये बताओ भाई कि अगर प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, तो शिफ्ट ये क्या हो गया, डाउनवर्ड की तरफ, क्योंकि इसमें यही होगा ज़्यादा कि प्राइस या तो यहाँ बढ़ेगा, वो कम होगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, या प्राइस बढ़ जाएगा यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये इस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि प्राइस ही फर्क डालता है क्वांटिटी डिमांड एक्स पर, इसलिए जो स्लोप है क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड पे फर्क आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने बताया था कि ये डिमांड क्या था, इंडिविजुअल की थी ए की, ये बी की थी, तो मार्केट डिमांड फ्लैटर क्यों हो गई, स्टीपर क्यों नहीं है इनकी तरह। तो भाई ये फ्लैटर इसलिए हो गई है, ये फ्लैटर इसलिए हो गई क्योंकि इस पर दोनों का प्रभाव पड़ा है, ए प्लस बी का। तो इसमें जो चेंज आया था, इसमें जो चेंज आया था, तो वो इनमें, तो इसमें जो चेंज आया था वो तो कम है थोड़ा सा, इसमें भी आया कम, पर अगर इन दोनों को मिला दे तो चेंज क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है। तो इसलिए क्या है, जितना ज़्यादा चेंज बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा कर्व जो क्या है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। क्यों, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या करता है कि कर्व जो हमारा कितना फ्लैट है, फ्लैटनेस को मेजर करता है, और स्टीपनेस को, कि भाई कितना फ्लैट है या कितना स्टीप है, और ये सब डिपेंड करता है हमारा एब्सोल्यूट
चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यू के पॉइंट के हिसाब से कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या मेजर करता है, फ्लैटनेस और स्टीपनेस, और जो किसके बेसिस पे होती है, एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द गिवन गुड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू के पॉइंट के हिसाब से, ठीक है ना। कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि अब आई मेरे वो, मैं पता है अभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा था मेरे को, अब दिमाग में आई कि क्यों होता है नेगेटिव स्लोपिंग। मतलब दिमाग में तो था पर वो मिल नहीं रहा था पॉइंट। इसको मैं लक पेन से ज़रूर लिखूंगा, बड़ी देर बाद याद आया। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स। ये है मेन कारण भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का, कि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी की। प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और स्लोप क्या करता है, फ्लैटनेस और स्टीपनेस को मेजर करता है डिमांड कर्व के, और वो किस पे डिपेंड होता है, एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द गिवन गुड। वही है ना भाई, अब नोट्स इतना नहीं लिखता मैं, बस टॉपिक को इलेबोरेट करता हूँ, कोई कोई चीज़ मिस हो जाती है जिसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, पर ऐसा आई होप अगली बार से ना हो, ठीक है। हम और तैयारी करके आएंगे। तो यही है फिलहाल के लिए, एंड थैंक यू सो मच टिके रहने के लिए। बहुत ही अच्छी क्लास थी, पार्ट 1 थी। पार्ट 2 थोड़ा सा लंबा जाएगा, जिसमें हम जानेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। यही चीज़ होगी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, पर उसको और इलेबोरेट करके हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और हम जान पाएंगे डिमांड के बारे में, मार्केट डिमांड के बारे में, कि वो कैसे इफ़ेक्ट होती है और इनका यूज़ कितना प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में भी होता है, वो भी जानेंगे धीरे धीरे करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स नीचे लिंक पर होंगे, आप नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, यहाँ बस समझिए, क्लास में बने रहो, बस मैं यही चाहता हूँ, आप क्लास में टिके रहो। ये पीपीटी मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो देखो यार, पूरी अच्छे से समझो हर चीज़ को। नोट्स हैं, बुक भी है आपके पास, नोट्स मेरे हैंड रिटन है, प्रॉपर इलेबोरेट करके आंसर टाइप में लिखा हुआ है मैंने हर चीज़, तो आप उसको रेफ़र करो, ठीक है। और बाकी किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, अभी साल शुरू ही हुआ है, आराम आराम से पढ़ेंगे पूरा बोर्ड्स तक और अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।